नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। इसका टाइटल है सिक्योरिटी इन कंटेम्पोररी इंडिया। कंटेम्पोररी इंडिया, वर्तमान में भारत की सुरक्षा, ये है आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सुरक्षा से क्या अभिप्राय हैं या सिक्योरिटी से आमतौर पे हम क्या समझते हैं। सिक्योरिटी मीन्स फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, किसी प्रकार के खतरे से मुक्ति, उसी को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्ति को हम सिक्योरिटी बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। सिक्योरिटी कैन बी टू टाइप्स। नंबर वन, ट्रेडिशनल and number two, non-traditional. Security can be classified into two: traditional concept of security or traditional concept of threat, or non-traditional concept of security. First of all, we will deal with traditional concept of security. Traditional कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, ये यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वंस अगेन, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. Number one, external. Number two, internal. External threats, threats which is coming from outside. ऐसे खतरे जो देश में बाहर से आते हों, उसे हम कहेंगे external threats. Threats which are coming from outside. In other words, we can say external aggression or war. और वार, तो बाहर से जो खतरे आते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन होते हैं या फिर युद्ध हो सकता है। सो जब एक देश पर एक्सटर्नल खतरा होता है या वार की स्थिति आती है, एक कंट्री के पास तीन ऑप्शन होता है। नंबर वन, टू सरेंडर। पहला ऑप्शन वो कंट्री के ऊपर ये रहेगा कि दूसरे जो आक्रमणकारी राज्य हैं, आक्रमणकारी जो स्टेट हैं, उसके सामने आत्मसमर्पण करें, सरेंडर करें। सेकंड, डिफेंस करें। थर्ड, हम अलायंस बिल्ड करें। फर्स्ट जो ऑप्शन है सरेंडर, आज के दिन में कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता कि जब भी कोई दूसरे कंट्री हम उस पर अटैक करने आते हैं तो अपने आप को सरेंडर करो, क्योंकि ये उसका पॉलिसी, कोई भी सरकार का जो पॉलिसी है वो उसको इजाज़त नहीं देता। इसलिए इसका आज के दिन में कोई मायने नहीं है सरेंडर करना। अब आता है डिफेंस। डिफेंस में जब एक कंट्री दूसरे पर अटैक करने आता है तो जिस पर अटैक होने जा रहा है उसके पास वो अपने डिफेंस के लिए डेटरेंस का स्टेज में पहुंचना चाहता है। डेटरेंस मीन्स इट इज ए स्टेज व्हेन द अग्रेसर को ये पता चलता है कि उसके पास कितनी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वार के समय में हमने देखा कि यूएसए एंड यूएसएसआर,
वो पीरियड एक डिटरेंस पीरियड था। यूएसए को भी मालूम था कि यूएसएसआर के पास कितनी ताकत है और यूएसएसआर को भी पता था यूएसए के पास कितना, तो कभी एक डायरेक्ट वार नहीं हुआ। तो हर कंट्री अपने डिफेंस में ए स्टेज में अपने आप को लेकर आना चाहता है, डिटरेंस के स्टेज में। आज हम देखते हैं हमारे देश, हालांकि हमारा जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं उसमें हमने सार्क जैसे संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक हमारा साथ दे रहे हैं। सेकंड, जो हमारी व्यवस्था, जो पॉलिसी है हमारा नैम, उससे भी पड़ोसी राज्यों से हमको उतना खतरा नहीं आता क्योंकि एक ऑपरेशन के उद्देश्य से बनाया गया ऑर्गेनाइजेशंस है। लेकिन कुछ पड़ोसी राज्य ऐसे भी हैं भारत के जिससे हमको डिस्टर्बेंस या खतरा होने का चांसेस है। सबको पता होगा ये मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स इट इज चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान, किसी को भी ये डाउट नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और हमारा सिक्योरिटी में हम उनसे कहीं हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम चाइना की तरफ देखते हैं, चाइना का अगर हम तुलना भारत से करेंगे, नो डाउट हम जरूर चाइना को टक्कर देने लायक शक्ति रखता है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जिस पे चाइना हम पर भारी पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आज का जो ट्रेड है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड रिलेशन जो है, सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं चाइना से। ये एस्पेक्ट जो है हमसे चाइना को अधिक शक्तिशाली बनाता है। तो ये चाइना का जो स्टेज है, चाइना से हमको खतरा भी है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। तो आज के दिन में अगर चाइना को अगर टक्कर देना है तो इंडिया को चाइना को टक्कर देने वाली एक कंट्री का साथ चाहिए। दैट इज द रीजन टुडे व्हाट वी आर सीइंग दैट इंडिया इज बेंडिंग टुवर्ड्स अमेरिका जस्ट बिकॉज ऑफ टू काउंटर चाइना। आज अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें सामने खतरा दिख रहा है चाइना का, और वर्तमान परिस्थिति में हम भले ही बहुत सारे क्षेत्र में चाइना को या चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जिससे हमें खतरा है, इसलिए हमने अमेरिका को अपने साथ रखा है। तो एक डिटरेंस का स्टेज में लेकर इंडिया आज खड़ा है। तो यह है अपने डिफेंस में। थर्ड, अलायंस बिल्डिंग। जब एक कंट्री को लगता है कि उसे किसी दूसरे कंट्री से खतरा है और उस खतरे को टालने के लिए उस कंट्री के पास वर्तमान में शक्ति नहीं है, इस चीज को समझना है। मान लीजिए एक कमजोर कंट्री है, वो कंट्री का जो पड़ोसी मुल्क है वो कहीं ताकतवर है और उसका नज़र भी सही नहीं है सपोज, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कंट्री, वो अलायंस बिल्ड करेगा। अलायंस बिल्ड करेगा, वो दूसरे राष्ट्रों से मिलकर एक अलायंस बनाएंगे। क्या करने के लिए, जो अग्रसर हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो जनरली जब भी एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो ये तीन विधि में ये कोई महत्व नहीं रखता, ये दो विधि अक्सर कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। अब एक्सटर्नल थ्रेट को, ये यूनिट थोड़ा समझने की जरूरत है और इससे 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक्सटर्नल अग्रेशन को कोऑपरेशन के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। कोऑपरेशन, जब कोऑपरेशन की बात आती है तो 3 एलिमेंट्स आर देयर विच फेवर्स कोऑपरेशन। नंबर 1,
disarmament. Number 2, arms control. And number 3, confidence building. These are the 3 ways which generally using by countries to counter, to check external threats. Disarmament. Disarmament means to give up weapons. To give up weapons. To give up weapons. जो हथियारों का होड़ लगा है, जो आर्मामेंट्स का होड़ लगा है, उससे हटना या उसको रोकना, उसी को कहते हैं डिसआर्मामेंट। जो आर्मामेंट्स को इंक्रीज करने का जो रेस है कंट्रीज में, उसको रोकना, वो है डिसआर्मामेंट। सेकंड, आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल आपको याद होगा, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़े थे, देयर आर सेवरल ट्रीटीज मेड बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस आर्मामेंट्स। जैसे कि हमने देखा सॉल्ट, स्टार्ट, CTBT, these are some treaties made between countries to reduce the armaments. ये सारे जो हैं अब्रीवेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 1-2 दोनों में 1-2 हैं, अलग अलग माहौल पे साइन किया गया। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। These are several treaties made between countries to check the arms race. ये कॉपरेशन के जरिए ही होगा। एक कंट्री अकेला सोचने से ऐसी ट्रीटी नहीं बनेगी। ट्रीटी हो सकता है बायलैटरल, 2 देशों के बीच, रीजनल एंड कॉन्टिनेंटल। ये किसी भी तरीके के ट्रीटी हो सकते हैं, या 2 देशों के बीच में हो, या 2 रीजन के बीच में हो, या 2 कॉन्टिनेंट के बीच में हो, या फिर ग्लोबली हो, सबके लिए हो। तो ये सारे मेजर्स जो हैं आर्म्स कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। एक तरीका है जिससे कि हम एक्सटर्नल जो थ्रेट हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स को रोक सकते हैं, एक्सटर्नल अग्रेशन को रोक सकते हैं। तीसरा जो मेथड है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीन्स टू शेयर द आइडिया, टू शेयर द आइडिया and information to other countries, to other countries. ये भी एक तरीका है, हम एक्सटर्नल थ्रेट को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं by sharing our ideas and information to other countries. हम अगर अपने देश में कोई भी वेपन्स या कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम अपनाते हैं या डेवलप कर रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन दुनिया को दिया जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो कि ऐसी इंडिया चल रहा है, ये चल रहा है। कोई सीक्रेट कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया होगा 26 जनवरी में जो झांकियाँ निकाली जाती है, उसमें आपने देखा होगा हमारे देश में नए नए जो वेपन्स जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मिसाइल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसको झांकी में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? हम दुनिया को शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। तो ऐसा क्यों करता है, क्यों जरूरी है? इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सरप्राइज अटैक फ्रॉम आउटसाइड। किसी प्रकार का सरप्राइज अटैक को रोकने के लिए काफ़ी हद तक मददगार हैं, क्योंकि दुनिया देखते हैं कि कौन से कंट्री के पास क्या चल रहा है। जहाँ पे दुनिया से हम छुप कर करते हैं, वहाँ पे विवाद होने की चांसेस हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इराक का। हमने देखा था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में, लास्ट क्लास में हमने देखा कि USA लेड
एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था इराक के खिलाफ, सद्दाम हुसैन का सत्ता ही गिरा दिया था, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़े हैं। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक तरीका है जिसके जरिए हम एक्सटर्नल थ्रेट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर अबाउट एक्सटर्नल थ्रेट। नाउ द सेकंड टाइप, दैट इज इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट इंटरनल थ्रेट्स और इंटरनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। थ्रेट से ही सिक्योरिटी बनता है। जहां पे थ्रेट है उसके लिए सिक्योरिटी होना चाहिए। इंटरनल थ्रेट मीन्स थ्रेट्स विद इन द कंट्री। थ्रेट्स विद इन द कंट्री, एक देश के अंदर ही अगर किसी प्रकार का खतरा का सामना कंट्री कर रहा है तो वो खतरा को हम इंटरनल थ्रेट बोलेंगे। तो इंटरनल थ्रेट के लिए, उसको सोल्यूशन के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का होना आवश्यक है। नाउ हम देखेंगे व्हाट आर द इंटरनल थ्रेट्स फेसिंग बाय इंडिया टुडे। आज के दिन में भारत कौन कौन सी आंतरिक खतरों से गुजर रहा है या आंतरिक खतरों का सामना करना पड़ रहा है भारत को आज के दिन में। नंबर 1, सेपरेटिज्म। अलगाववादी ताकतें हमारे देश में आए दिन कुछ राज्यों में हम देखते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं सेपरेटिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ही है उनका, जो कि एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो कि देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। सेपरेटिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, ये सभी जो है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो सेपरेटिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्रेट फेसिंग बाय इंडिया टुडे। नंबर 2, नक्सलिज्म। नक्सलवाद सुने हैं, भारत के कई राज्य इससे प्रभावित हैं। समाज को परिवर्तन करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेना या खून खराबे के जरिए शासन को प्रभावित करना। तो नक्सलवाद भी जो है हमारे लिए एक इंटरनल थ्रेट है, जो कि वर्तमान में सरकार या भारत देश फेस करते हैं सेपरेटिज्म और नक्सलिज्म को। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारा इंटरनल इशू है। समटाइम्स क्या होता है, ये हमारा इंटरनल जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है या जो नक्सलाइट ग्रुप है, ये इनको हमारे पड़ोसी मुल्क हो या किसी और मुल्क हो, इससे हेल्प मिल जाता है। तो ये इंटरनल थ्रेट जो है वो साथ साथ एक्सटर्नल भी उसमें जुड़ जाता है। नो डाउट, आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर देख लीजिए। जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, मीडिया का कहना यह है, सरकार का मानना यह है कि दीज ग्रुप्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय आवर राइवल कंट्री, दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना। हम कई बार मुठभेड़ में हम जो हथियार उनसे बरामद करते हैं उस पे लिखा होता है मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान। तो ये साबित करता है दीज ग्रुप्स आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्टेड बाय आवर राइवल कंट्रीज। तो ये इंटरनल थ्रेट भी कभी कभी मिलकर वो एक्सटर्नल के साथ मिल जाता है, मुसीबत बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब नक्सलाइट्स ये भी, इनको भी मदद मिलते हैं बाहर से। इसका भी प्रमाण कई बार हम अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में हमको पता चलता है। नक्सलाइट ग्रुप्स जो हथियार इस्तेमाल करते हैं वो विदेशी हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं बाहरी देशों का, हमारे दुश्मन देशों का सपोर्ट भी इन्हें है। नाउ these are the
to traditional concept of threats. Now, non-traditional, concept of security. मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कभी कभी थ्रेट्स बोलता हूं, कभी सिक्योरिटी बोलता हूं। थ्रेट्स के लिए सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तभी जरूरत है जब किसी तरह का खतरा हो। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, ह्यूमन एंड ग्लोबल। मानव के ऊपर, लोगों के ऊपर जो खतरा आता है उसे कहते हैं ह्यूमन थ्रेट्स, द थ्रेट्स फेसिंग बाय पीपल। अब ऐसे कौन कौन से थ्रेट हैं? पॉवर्टी है, वो भी एक थ्रेट है, फेमीन है, नेचुरल कैलामिटीज हैं, नेचुरल कैलामिटीज, एपिडेमिक्स, ये सारे जो है इंसान के लिए खतरा, ह्यूमन थ्रेट्स हैं जो कि लोग फेस करते हैं। गरीबी हुआ, अकाल हुआ, नेचुरल कैलामिटीज हुआ, बीमारी हुआ, डिसीजेस हुआ। देयर आर सम थ्रेट्स which is faced by the entire globe. There are some threats faced by the entire globe, that is known as global threat. The threats which is facing by the world, that is global threat. इसमें ये कोई एक देश इसमें इफेक्ट नहीं होता, पूरा देश। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिसीजेस, माइग्रेशन, ह्यूमन राइट्स, these are some global threats facing by the country. अब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये हमको पता है। अर्थ का टेम्परेचर का निरंतर बढ़ना, जिससे ओजोन लेयर जो है उसमें होल होना और वहाँ से सन का जो डायरेक्ट रेस अर्थ पर पड़ना, इससे जो सी लेवल का बढ़ना, हिम का पिघलना, आइस जो है वो पिघल के सी लेवल को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के तहत होती है। क्लाइमेट चेंज, पेड़ों को निरंतर काटा जाना। आपको शायद याद होगा एक समय ऐसा था, इन द्वीपों में भी महीने में एक आध वर्षा तो जरूर होती थी, लेकिन आज देखिए वर्षा नहीं के बराबर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि इसके लिए रीज़न कौन है, वजह कौन है? इंसान है। ये जितने भी हैं इसके पीछे इंसान का ज़्यादा हाथ है। हमने पोल्यूशन को बढ़ावा दिया, हमने पेड़ों को काटना शुरू किया, तो ये सारे वजह से। अब डिसीजेस में तो अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के दिन में जो भी अगर समाचार सुनते हैं उनको मालूम होगा कि आज का सबसे जो पैंडेमिक जिसको कहते हैं वो है कोरोना, कोविड जिसको बोलते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबल थ्रेट है। कोरोना थ्रेट इज ए ग्लोबल वन। ये सिर्फ कोई एक कंट्री के लिए नहीं है। आप न्यूज़ में सुनते हैं, समाचारों में पढ़ते हैं, हर देश आज के दिन में इस डिसीज से जूझ रहा है और इसका अभी तक ऐसा पुख्ता कोई मेडिसिन नहीं बना है। तो ये ग्लोबल थ्रेट, एग्ज़ाम में देखिए ये यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें आप अगर न्यूज़ को रेगुलरली अगर आप फॉलो करते हैं, न्यूज़ सुनने के आदत है आपके पास,
तो आपको इस यूनिट से 6 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। क्लास में टीचर कुछ एक पॉइंट पे आपको बताएंगे, हो सकता है आज के मेरे क्लास के बाद कोई घटना ऐसे घट जाती है, मैंने तो बताया नहीं, लेकिन आप अगर न्यूज़ में है, न्यूज़ को सुने हैं, तो आप एग्ज़ाम में उसको कोट करेंगे, अच्छा नंबर आता है। ये सब यूनिट जो है कंप्लीटली आपका करंट इश्यूज़ पे है, जो कि हम डेली सुनते देखते आते हैं। तो माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा होगा, लोग एक समय में अगर किसी कंट्री में वार का सिचुएशन लगता है, लोग पड़ोसी राज्यों में घुस जाते हैं। हम इंडिया का एग्जाम्पल ही देखिए, बांग्लादेशीस एक समय था जिसको चकमा रेफ्यूजी कहते हैं। चकमा, इंडियन सोल्जर्स को या बीएसएफ को चकमा देकर वो हमारी सीमा में घुस जाते हैं और यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, बाहर इंडिया से वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। तो माइग्रेशन, एक जगह से, एक समय ऐसा था बांग्लादेश में हमेशा जो है बाढ़ आती थी, लोग उससे बचने के लिए भारत आ जाते थे और यहीं पे सेटल हो जाते थे। तो माइग्रेशन एक इशू है। लास्ट, ह्यूमन राइट्स, द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इसमें हमको देखना है इंडिया का क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, टू स्ट्रेंथन military capabilities, आपने सुना होगा भारत देश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंडिया इज ट्राइंग टू प्रोक्योर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट वेपन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। राफेल जो फाइटर हैं, इसका बारे में आपको पता होगा, आप न्यूज़ सुनते आ रहे हैं। ये आज इंडिया अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों के साथ हमारा एग्रीमेंट है डिफेंस को लेकर। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू स्ट्रेंथन आवर मिलिट्री कैपेबिलिटीज। नंबर 2, टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स। भारत इंटरनेशनल या यूएनओ में एक अहम भूमिका अदा करता है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, हम सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर के सदस्य चुन लिए गए हैं, और जितने भी यूएनओ के तहत जो भी इशू आता है, भारत का कोऑपरेशन रहा है। तो ये सेकंड हमारा सिक्योरिटी, हम यूएनओ में विश्वास करते हैं, तो ये जरूर ऐसा हो सकता है कि इंडिया के सिक्योरिटी से अगर संबंधित कोई मामला आता है तो यूएनओ से हमको सपोर्ट मिलेगा। थर्ड, हमारा नेशनल सिक्योरिटी में हमने देखा टुडे इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन LOC एंड LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये दोनों पे भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है आज के दिन में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल की टेक्निक को हम आज ले रहे हैं, ताकि हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसका सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जाए। तो ये तीसरा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत का इकोनॉमी, हालांकि आज कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा हम इकोनॉमी पीछे चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने ऐसे कई प्रयास किए हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में एक शब्द। आत्मनिर्भर भारत को यदि हम बारीकी से देखें, अगर हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उसका इफेक्ट देश पर पड़ेगा, देश विकास करेगा। तो क्योंकि हमें बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं
उसको रोकना होगा और हमारा एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों को गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, तब जाकर हमारा इकोनॉमी स्टेबल होगा, ग्रोथ होगा और डेवलप होगा। तो दिस आर द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स सिक्योरिटी। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। उम्मीद है आप, मैंने जो कुछ पॉइंट बताए हैं ये ज़रूर आपको काम आएगा। इसके साथ ही साथ आप न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ के टच में रहेंगे और आशा है कि आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।